नमस्कार, मैं एस रत्नेश स्वागत करता हूं आपका अपने एस रत्नेश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि किसी भी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि सूर्य और चंद्रमा का कंजंक्शन हो, युति हो, तो ये युति किस प्रकार से उस व्यक्ति की विचारधारा, उसके सोचने के ढंग और उसके कार्य करने के ढंग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। और इसमें मैं रेमेडी भी बताऊंगा आपको कि अगर आप सूर्य चंद्रमा की युति किसी भी प्रकार से आपके लिए प्रॉफिट नहीं है या लाभदायक नहीं है या कोई किसी प्रकार का नुकसान दे रही है, तो आप किस प्रकार की रेमेडी करें और अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे SRARI एस रत्नेश एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो सब इस वक्त एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि आपके एक पर्टिकुलर हाउस को लेकर के आपकी पर्टिकुलर हाउस की पूरी कुंडली तैयार करेंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ जो मेन वर्क चल रहा है वो आपकी कर्म कुंडली, प्रोफेशन कुंडली पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोफेशन कुंडली में क्या सब सारे स्टूडेंट्स मिल करके किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, कब वो अपने प्रोफेशन में राइज करेगा, कब वो अपने प्रोफेशन में नीचे जाएगा, वो कौन सा व्यापार करे कि जिससे उसको काफ़ी सफलता मिले, कब वो व्यापार करे और कब वो पैसा ना लगाए और कब वो मार्केट में पैसा लगाए। या कोई व्यक्ति जॉब करता है और उसकी इच्छा है कि अगर वो जॉब के साथ कोई उसकी एडिशनल इनकम हो तो वो कौन सा काम करे कि जो उसकी एडिशनल इनकम हो। इन सब का कैलकुलेशन बहुत ही डिटेल में हमारे यहाँ जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का यहाँ पर इन्होंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है। साथ में ये भी हम लोग बताते हैं कि जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा या वर्क प्रोफाइल होगा वो किस प्रकार से आप काम करें कि आप अपनी सक्सेस को और बढ़ा लें। मीन्स जैसे घर से करें, जैसे आजकल का समय चल रहा ऑनलाइन से करें, या अपनी शॉप या अपना कोई भी ऑफिस ले करके उसे करें, या केवल घर से ही करें तो भी काम हो जाएगा। तो कैसे करें अपने काम को कि जिससे आप अपने जॉब, अपने प्रोफेशन, अपने व्यापार को बहुत ही आगे लेके जाएं, कब इन्वेस्टमेंट करें और कब इन्वेस्टमेंट ना करें, कौन सी रेमेडी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक प्रोफेशन कुंडली यहाँ पर बना रहे हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपना योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उनका कुछ वहाँ पर थोड़ा बहुत जो इसमें मेहनताना रखा गया है जिससे उनको एप्रिसिएशन दिया जा सके कि वो अपनी जो भी इसके आपके लिए मेहनत करते हैं वो थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो वो टोटली फ्री तो नहीं है, लेकिन इतना कम दाम में है कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए वो पैसा बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप उससे बहुत लाखों, क्या बल्कि 10-20 लाख रुपए आप उस छोटी सी रकम से बचा सकते हैं मात्र 1000 रुपए से। क्योंकि आपको यदि पता चल जाए कि कब आपका समय अच्छा है, कब आप जॉब चेंज करें और कब ना करें, कब अपनी जॉब में जो आप कर रहे हैं उसी में रहें और कब आप वहाँ से क्विट करके दूसरी जॉब में चले जाएं, ये समय तक कैलकुलेट करके यहाँ हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको बताएंगे। तो अगर आपको कोई अपनी कुंडली बनवानी है तो आप ज़रूर हमारे जो दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करें, या हमारे जितने भी डिफरेंट हमारी वेबसाइट्स हैं या जो हमारा सोशल मीडिया हैंडलिंग है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे डिस्कस किया जा सके। जैसे हम लोग यहाँ पे मिनिमम जो देते हैं वो 3 इयर्स का देते हैं, लेकिन कोई अगर चाहे नहीं हम 5 इयर्स का करना चाहें, हम कोई 10 इयर्स की आपकी पूरा प्रेडिक्शन करें कि 10 साल में आप में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो वो सारी फैसिलिटी है, लेकिन उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर। और वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यदि सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे तो आपका नेचर क्या होगा। देखिए, जिनकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही रिजर्व नेचर के होते हैं। वो दूसरों से घुल मिल कम पाते हैं और वो बात भी दूसरे से उतना ही करते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है, लेकिन वो दूसरों को बहुत ऑब्जर्व बहुत करते हैं। वो बिना कुछ बोले व्यक्ति को रीड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है, या किसी काम को करने के लिए उसका दिमाग क्या बोल रहा है, या उसको कैसे किस प्रकार से वो ऑब्जर्व करते हैं। ये कला केवल उन्हीं व्यक्ति के अंदर हो सकती है जिनका एसेंडेंट यानी लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो। इनके दिमाग में थॉट्स, आइडिया बहुत आते हैं, लेकिन ये दूसरों को बताते नहीं हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पब्लिकली
दूसरों को बताने में हिचकिचाते हैं कि लोग इनका मजाक ना उड़ाएं, जबकि इनके दिमाग में आइडिया बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। लेकिन ऐसा वैसे कम देखा जाता है, लेकिन ये अगर ज़रूरत पड़े तो किसी को अकेले में ये आइडिया या अपने थॉट्स बता सकते हैं, लेकिन ऐसा भी बहुत कम देखा जाता है क्योंकि ये बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं और बहुत ऑब्जर्विंग नेचर के होते हैं। अब इसके आगे का जो प्रेडिक्शन है सूर्य और चंद्रमा का, और क्या प्रेडिक्शन है, वो इस बात पर डिपेंड करता है सूर्य और चंद्रमा की डिग्री किसकी ज़्यादा है। मान लिया पहला केस हमने लिया जिसमें सूर्य चंद्रमा से ज़्यादा डिग्री पर है, जैसे एग्जाम्पल सूर्य यदि 15 डिग्री पर है तो चंद्रमा 14 डिग्री पर है। मतलब जरूरी नहीं कि 1 डिग्री का डिफरेंस हो, और भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सूर्य आगे होना चाहिए डिग्री में और चंद्रमा पीछे होना चाहिए। ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं मानते हैं जब सूर्य डिग्री में आगे हो और चंद्रमा पीछे हो, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के कंपैरिजन में थोड़ा लेट मूविंग है। सूर्य को 30 दिन लगते हैं 30 डिग्री मूव करने में, जबकि चंद्रमा को अप्रॉक्स 2.5 दिन लगते हैं 30 डिग्री मूव करने में। तो जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है उसको आगे रहना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ सूर्य आगे है चंद्रमा से तो क्या होगा कि ऐसे लोग जिनका कोई एम्बिशन पूरा नहीं हुआ या इनकी इच्छाएं डिज़ायर पूरी नहीं हुई, उसको लेकर के ये बहुत सोचते रहते हैं। और कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि ये इतना सोचते हैं कि इनको इंसोम्निया, इनको अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, और ऐसे लोग रात में सोते समय थोड़ा बेचैनी भी महसूस करते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है तो आप सूर्य का उपाय जरूर करें। यहाँ एक बताने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, और अगर सूर्य लग्न में बैठ करके 7th हाउस को देखता है, और आपको पता है शादी के अकॉर्डिंग, मैरिज के अकॉर्डिंग सूर्य को हम लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि सूर्य ईगो प्रॉब्लम देता है। बाकी सूर्य क्रूर ग्रह है, कभी अशुभ ग्रह नहीं है ये। मतलब इसका जो नेचर है मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि सूर्य आपको उतना ही तकलीफ देगा, एक एज अ फादर तकलीफ देगा, जब तक आप अपने कर्म को ठीक ना कर लें। जैसे ही आप अपने कर्म को ठीक कर लेंगे सूर्य कभी आपको परेशान नहीं करता। लेकिन अगर शादी का एक पर्पस देखें, मैरिज का पर्पस देखें, तो वहाँ पर सूर्य को कभी अच्छा नहीं माना जाता। तो आपका ऐसा कोई भी रेमेडी नहीं होनी चाहिए जिससे आप सूर्य को अट्रैक्ट करें। जैसे आप सूर्य के तांत्रिक मंत्र का कभी भी जाप ना करें, क्योंकि तांत्रिक मंत्र हमेशा उनके लिए बताया जाता है जिनको किसी भी प्लैनेट को अपनी ओर कहते हैं कि मुझे देखें। जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्लैनेट अच्छा है और हम चाहते हैं कि वो प्लैनेट हमको देखें, तो हम उस वक्त तांत्रिक मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई प्लैनेट खराब है तो अगर वो हमको देखेंगे तो हमारे उस प्लैनेट को और ख़राब करेंगे। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र का या वैदिक मंत्र का, उस ग्रह के वैदिक मंत्र और उस ग्रह के गायत्री मंत्र की बात हो रही है, तो उस ग्रह के वैदिक मंत्र या उस ग्रह के गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए अगर कोई भी प्लैनेट ठीक नहीं है। तो ये कॉमन रूल है और सब जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य की डिग्री अगर चंद्रमा से आगे है तो सूर्य का आप गायत्री मंत्र का और सूर्य के वैदिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उगते हुए सूर्य को आप जरूर जल दें, लेकिन आप सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जाप कभी ना करें, क्योंकि ये आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य चंद्रमा से आगे हैं तो अगर कोई भी समस्या है तो आप सूर्य की उपासना जरूर करें। कोशिश करें कि संडे के दिन नमक ना खाएं और सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लें, लेकिन नमक ना खाएं आप। ये आप अगर आप संडे करते हैं और ये आप रेमेडी करते हैं तो अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप में बहुत जल्दी चेंजेस आपको दिखाई देंगे और आप बहुत जल्दी इनसे उबर जाएंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि यदि चंद्रमा की डिग्री सूर्य की डिग्री से आगे है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है कि चंद्रमा की डिग्री सूर्य से आगे है। थोड़ा डिफरेंसेस ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आसपास का एकदम चंद्रमा है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो लेकिन अगर चंद्रमा की डिग्री सूर्य की डिग्री से आगे है तो अल्टीमेटली ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा है। वैसे सूर्य चंद्रमा को देख करके लोग कॉमनली कह देते हैं कि यह अमावस्या का चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा खराब हो गया है, चंद्रमा अस्त हो गया है। तो कहना उनका
थोड़ा सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं सही है, वहाँ पे सूर्य की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री जरूर देखनी चाहिए। साथ में D9 चार्ट में नवमांश कुंडली में चंद्रमा और सूर्य के बीच की डिस्टेंस आप देख लीजिए, और साथ में जो D1 चार्ट में जहाँ सूर्य और चंद्रमा है और D9 चार्ट में जिस राशि में चंद्रमा है उनके बीच की भी डिस्टेंस आप जरूर चेक कर लीजिए, तो उससे आपको आपके प्रेडिक्शन में और क्लियरिटी आएगी। बात करते हैं जब चंद्रमा की डिग्री आगे हो जाए सूर्य से, तो ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपनी डिज़ायर को और साथ में अपने स्पाउस की डिज़ायर को फुलफिलमेंट करने के लिए। उनका कोई एम्बिशन अगर होता है तो उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्क करते हैं, और अल्टीमेटली उसको अगर दशाएं अच्छी हैं और गोचर अच्छा है और D9 चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है और साथ में D10 चार्ट, क्योंकि सभी कर्मों की कुंडली को तो हम लोग D10 चार्ट से ही देखते हैं, उसमें भी अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी आ रही है, अच्छे का मतलब 6, 8, 12 में ना हो, साथ में नीच का ना हो, साथ में जो हमारे अशुभ प्लैनेट हैं उनके डायरेक्ट एस्पेक्ट में ना हो, इस प्रकार की स्थितियां ना बने तो उसको हम लोग अच्छा मानते हैं। दूसरा कि ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और अपने एम्बिशन को गेन कर सकते हैं, अपने एम्बिशन को फुलफिलमेंट कर सकते हैं कब, जब D9 और D10 में इनकी स्थिति अच्छी आ रही हो तो, और साथ में दशाएं भी इनके लिए फेवरेबल हो तो उस वक्त ये अपने हार्डवर्क के द्वारा अपने सभी एम्बिशन को ये पूरा कर पाते हैं। जिनका चंद्रमा डिग्री में सूर्य की डिग्री से आगे है, ये अपने थॉट्स को और अपने आइडिया को कभी भी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे ये आइडिया और थॉट अगर ये पर्सन जान जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी ग्रोथ रुक जाए। तो ये अपने थॉट्स और अपने आइडिया को किसी के साथ शेयर नहीं करते, बल्कि जो इनका बेसिक नेचर है कि ये दूसरों को ऑब्जर्व बहुत करते हैं। तो अगर चंद्रमा डिग्री में आगे है सूर्य से तो इनका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत तगड़ा और बहुत स्ट्रांग होता है और इनका ऑब्जर्वेशन लगभग सही जाता है। और यहाँ पर चंद्रमा की डिग्री सूर्य से आगे है तो इनकी बहुत स्ट्रांग विलिंग होती है कि ये विदेश में फॉरेन में सेटल हो जाए। इनके फॉरेन सेटलमेंट की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विलिंग इस स्थिति में देखी जाती है। यदि फर्स्ट हाउस में वाटरी साइन हो, वाटरी साइन मतलब कर्क का, वृश्चिक का और मीन का, और उसमें सूर्य और चंद्रमा का कंजक्शन हो और चंद्रमा की डिग्री आगे हो सूर्य से, तो इस स्थिति में देखा जाता है कि इनकी बहुत स्ट्रांग विल होती है कि फॉरेन में सेटल कर जाएं। लेकिन अगर हॉरोस्कोप में इनके फॉरेन सेटलमेंट का कोई भी योग नहीं बना है तो ऐसा देखा जाता है कि ये अपने ही देश में किसी दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी में अपना निवास स्थान बनाते हैं। कम से कम ये अपनी जगह तो नहीं बना पाते, जहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है वहाँ पे ये लोग नहीं रुकते, क्योंकि ये कहते हैं कि जहाँ हमारा बर्थ प्लेस है वहाँ हमारी ग्रोथ नहीं होती। ऐसी इनकी मेंटलिटी होती है और इनमें ये चीज़ देखी जाती है कि अगर इनमें फॉरेन सेटलमेंट के योग हैं तब तो ये पक्का फॉरेन सेटल कर जाएंगे, लेकिन अगर ये योग नहीं है तो अपनी ही कंट्री में किसी दूसरे स्टेट में और किसी दूसरे सिटी में जाके रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर चंद्रमा की डिग्री कितनी आगे है सूर्य से, साथ में चलने वाली दशाएं कौन सी हैं, क्योंकि चलने वाली दशाओं के अनुसार भी हम लोग दिशा निकाल लेते हैं कि यह व्यक्ति इस दशा में किस दिशा में जा करके अपनी ग्रोथ को कर सकता है। एक बहुत अच्छी बात सूर्य और चंद्रमा के कंजंक्शन में देखी जाती है। यदि फर्स्ट हाउस में है, सूर्य और चंद्रमा का कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में यदि है और वह मंगल और शनि की राशि में है, मंगल की राशि हो गई मेष और वृश्चिक और शनि की राशि हो गई मकर या कुंभ, इनमें से किसी भी राशि में सूर्य और चंद्रमा की कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में बना हुआ है, तो ये अगर फॉरेन में है तो वहाँ की गवर्नमेंट इनका यूज़ करती है किसी दूसरे कंट्री की जासूसी कराने में, लेकिन जहाँ इनका बर्थ प्लेस है उस कंट्री की जासूसी नहीं कराएगी। लेकिन अगर ये फॉरेन सेटल नहीं है तो अपनी ही कंट्री में अगर हैं तो अपनी ही गवर्नमेंट इनका यूज़ करेगी दूसरी कंट्री के जासूसी कराने में। यानी इनडायरेक्ट वे में कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जासूस भी बन सकते हैं। लेकिन उस केस में राहु का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो राहु अगर स्ट्रांग है और साथ में उनकी कर्म कुंडली D10 चार्ट और कुंडली का दशमांश और साथ में पंचमेश का नक्षत्र लॉर्ड
किस प्रकार से D1, D9, D10 में कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर राहु का और सूर्य और चंद्रमा का इफेक्ट आ रहा है तो इस केस में ज़रूर देखा ये जाता है कि वहाँ पर ऐसे व्यक्ति जासूसी करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, दूसरी कंट्री की, और अगर दूसरे कंट्री में ये यहाँ हैं तो वो किसी दूसरी कंट्री की जासूसी करेंगे, लेकिन अपने बर्थ प्लेस की कंट्री की कभी नहीं करेंगे। ये इनके बहुत खास गुण हैं सूर्य और चंद्रमा का। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री सूर्य से आगे है उनको चाहिए कि वो शंकर जी की जरूर पूजा करें, किसी भी तरीके से शंकर जी की पूजा करें, कोई भी पूजा करें, तो ये इनके ये जो योग है वो बहुत स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और जो एक प्रकार कहा जाता है कि यहाँ पे चंद्रमा सूर्य के कांटेक्ट में आने पर यह अमावस्या का चंद्रमा हो गया जो खराब हो गया वो ठीक हो जाएगा। और शुक्ल पक्ष में या जब तक आसमान में चंद्रमा दिखे तब तक ये चंद्रमा को जल जरूर चढ़ाएं। इवन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन फुल मून होता है, उस दिन तो ये चंद्रमा को जरूर जल चढ़ाएं। और अगर इनमें चंद्रमा की दशा चल रही है तो और ज़्यादा इनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी वो दशा। और अगर किसी भी प्रकार से वहाँ पे चंद्रमा इनकी कुंडली में खराब है, किसी भी प्रकार से खराब हो, अगर वो छठे, आठवें, 12वें का लॉर्ड हो या उसकी नक्षत्र से कनेक्शन आ रहा हो या D10 चार्ट में खराब हो, तो ये काम, ये रेमेडी करने से शंकर जी की पूजा और चंद्रमा के डायरेक्ट दर्शन करें। डायरेक्ट दर्शन, हर प्लैनेट का डायरेक्ट अगर दर्शन किया जाता तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे प्रॉफिटेबल रेमेडी और बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी होती है। तो इस प्रकार से आप करेंगे चंद्रमा और शंकर जी की पूजा तो आपके ऊपर जो ये योग है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा और आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये था सूर्य और चंद्रमा की युति का जो कंजंक्शन का क्या इफेक्ट होता है। ये हर पर्सन पर कुछ ना कुछ जो मैंने बताया उसका इफेक्ट देखा जाएगा, क्योंकि 100% इसलिए नहीं देखा जाएगा या देखा भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि किसी अदर प्लैनेट का क्या एस्पेक्ट है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, एंड अदर डिविजनल चार्ट्स में उसकी क्या पोजीशन है। ये सब कैलकुलेट करके बताया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का क्या इफेक्ट होगा ये मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया। मिलते हैं किसी दूसरे पॉइंट पर, किसी दूसरी वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको अपनी प्रोफेशन या जॉब कुंडली बनवानी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।